नमस्कार, डिकोडिंग 24x7 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूँ राकेश त्रिपाठी। चीनी विदेश मंत्री भारत में हैं, यहाँ से बस उनका दौरा खत्म होने वाला है और शायद वो पाकिस्तान चले जाएँ, ऐसी पूरी सूचना है। वांग यी की भारत के विदेश मंत्री के साथ बैठक हुई, एनएसए के साथ बैठक हुई, प्रधानमंत्री से भी मिले। तो उनके पूरे 2-3 दिन के दौरे में क्या मिला भारत को? इस पर चर्चा करने के लिए हम आज एकत्रित हुए हैं। हमारे साथ हैं हमारे मशहूर स्ट्रैटेजिस्ट अ कमांडर सुदर्शन चक्रपाणी जी। कमांडर साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार राकेश जी, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद सर। देखिए, वांग जी आए हुए हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चर्चाएं हैं। चलिए शुरू करते हैं। कमांडर साहब, पहला सवाल यही कि जितनी बातचीत हुई, बैठक हुई 2-3 दिन में, प्रधानमंत्री से भी मिले, विदेश मंत्री से भी मिले, सबसे मिले, एनएसए से भी, मिला क्या? बहुत अच्छा सवाल है, मिला क्या? देखिए, कुछ ऐसी चीजें हुई हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियां हुई हैं जिसकी वजह से हमको कुछ ना कुछ मिलना था। मिला क्या? 3 बहुत महत्वपूर्ण चीजों के ऊपर चाइना ने ढील दे दी है, जो चाइना ने पहले अंकुश लगा दिया था। नंबर 1, रेयर अर्थ मैग्नेट्स और रेयर अर्थ मिनरल्स। ये उस दर पे हमें दे रहे हैं जो अमेरिका को भी नहीं देने को तैयार हैं। एक ओके। छोटी सी घुंडी लगा दी है कि आप ये डोमेस्टिक यूज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, मिलिट्री यूज के लिए ना करें और इसको एक्सपोर्ट ना करें। देखिए, मिलिट्री यूज ना करें, हमें मिलिट्री यूज के लिए रेयर अर्थ की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो हमने कई सालों से मिलिट्री यूज के लिए एक अपनी कंपनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत, जो रेयर अर्थ बनाती है, जो इसरो को प्रोवाइड करती है, मिलिट्री यूज के लिए करती है। तो हमें वहां पे समस्या नहीं है। एक्सपोर्ट उन्होंने कहा कि आप ना करें, क्योंकि अमेरिका को भी अभी तक वो उन्होंने पूरी डील नहीं दी है, क्योंकि अमेरिका को चाबी लगाने के लिए रेयर अर्थ ही तो सबसे बड़ा हथियार है। तो रेयर अर्थ हमें मिले। दूसरी बात, देखिए, हमको प्रोग्रेस करना है। अगर हमें प्रोग्रेस करना है, हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है, अपने मेट्रो बनाने हैं, अपने हाईवेज में टनल्स बनानी है, तो हमको जरूरत है टनल बोरिंग मशीन्स की। टनल बोरिंग मशीन चीन से ही आती थी। यहां तक कि जो बड़े बड़े जर्मन कंपनीज हैं, उन्होंने भी जर्मनी में जो मशीन बनती थी, उन्होंने उसको उठा के चीन में बनानी शुरू कर दी। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो गया, अब चीन बनाता है और वो एक्सपोर्ट करता है। इसके ऊपर उसने अंकुश लगा दिया था, ये अंकुश निकल गया, ताकि हमारी जो अर्थव्यवस्था है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर वाला हिस्सा धनाधन चलता रहे। और तीसरी चीज जो है, वो है यूरिया और फर्टिलाइजर की। हम पिछले 2 साल से 2023 से चीन ने एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया था फर्टिलाइजर्स हिंदुस्तान को। हजार बहाने बनाए। चीन का तो बहाना हमेशा ये रहता है, नहीं नहीं देखिए हमें जरूरत है, ये हमने बंद नहीं किया है, ये प्रोसीजरल इश्यूज हैं, और वो प्रोसीजरल इशू कभी सॉल्व नहीं होते। यहां पे उसने क्लियर कर दिया है। और ये कब हुआ? कल शाम को क्लियरली बता दिया कि हाँ, हमने ये ओपन आउट कर दिया है और पहले शिपमेंट्स इसके हम रवाना हो चुके हैं। मतलब यह है कि चीन पहले से ही जानता था कि मैंने ये 3 रियायतें देनी हैं। सवाल बनता है कि ये रियायतें क्यों दे रहा है? देनी है ये तो हम समझ रहे हैं, क्यों देनी है इस ज्यादा अहमियत रखता है सवाल। और ये क्यों जो है, इसके लिए सबसे बड़ी वजह है एससीओ समिट। एससीओ समिट होने वाला है, उसमें मोदी जी जाएंगे। पहले सवाल यह था कि मोदी जी जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो मोदी जी ने बिल्कुल अपने नॉर्मल से विपरीत पहले से बता दिया, मैं जाऊंगा। लेकिन अजीत डोभाल जी ने वांगी की मुलाकात के बाद बिल्कुल क्लैरिफाई कर दिया और कंफर्म कर दिया कि मोदी जी जाएंगे। नंबर 1 तो ये है। नंबर 2 है कि भाई वहां जाके क्या करेंगे, क्योंकि मोदी जी जो कहेंगे उसका जो इफेक्ट होगा वो शी जिनपिंग के कहने से कहीं ज्यादा होगा। क्यों होगा, ये 1 मिनट में आते हैं हम लोग। लेकिन इफेक्ट ज्यादा होगा, और क्योंकि मोदी जी को ज्यादा लोग फॉलो करते हैं। तो चीन चाहता है कि कोई ऐसी बात ना करें जिससे चीन को समस्या हो सके, खास करके ताइवान के ऊपर।
खास करके दलाई लामा के ऊपर, खास करके तिब्बत के ऊपर। ये चीन के सबसे बड़े डर है। और तीसरी बात यह है कि चीन चाहता है किसी ना किसी तरह से उसके सामने जो टू फ्रंट वॉर चल रही है, मतलब एक हिंदुस्तान और एक ताइवान, अगर वो एक फ्रंट को शांत कर सकता है, मतलब इंडिया को, तो ताइवान पे फोकस कर सकता है। चीन के अंदर के हालात ऐसे हैं जिससे अच्छे से अच्छा एक्सपर्ट यही कह के चलता है कि 2028 और 2030 इन के बीच में अगर ताइवान पे अटैक कर लिया चीन ने और ताइवान को टेक ओवर कर लिया तो हो गया, वरना फिर कभी नहीं हो गया है। तीसरी चीज यह है कि चाइना के सामने दो फ्रंट की एक सिचुएशन है। दो फ्रंट है, एक हिंदुस्तान और एक ताइवान। हिंदुस्तान की तरफ अगर उसको हिंदुस्तान का फ्रंट को शांत कर लेता है तो वो फोकस कर सकता है ताइवान के ऊपर। ताइवान के लिए चीन के सामने एक छोटी सी विंडो है, 2028 और 2030 के बीच में ही उसने कर सकता है, क्योंकि 2028 तक उसको लगेंगे अपने आप को तैयार करने के लिए, और 2030 तक उसकी जो पॉपुलेशन है, डेमोग्राफी बुरी तरह से गिरती जा रही है। बहुत से आंकड़े हैं और ये डेमोग्राफिक जो प्रोफाइल है उसका जो गिरना है, ये बहुत समस्याजनक है चीन के लिए। और उसकी अर्थव्यवस्था भी गिर रही है, तो उसको पता है कि उसके पास विंडो छोटी सी है, उसको इसी विंडो पे हाथ मारना है। तो वो चाहता है कि हिंदुस्तान को शांत कर ले। इसका एक तरीका उसने निकाला था, यहीं पे इसी को कहते हैं ग्रे जोन वॉरफेयर। चालाकी से, बदमाशी से कुछ ना कुछ कर दें। जबकि हिंदुस्तान ने कभी नहीं कहा कि हम एक चाइना पॉलिसी को हम मानते हैं, और ये कई सालों से हम नहीं कहते आ रहे हैं, कंसिस्टेंटली हम नहीं कह रहे हैं। यहां तक कि ताइवान का मिशन हमारे हिंदुस्तान के अंदर है, ट्रेड के नाम पे वो मिशन चलता है, कल्चर के नाम पे मिशन चलता है, बॉम्बे से ऑपरेट करता है। और हमने ताइवान के टीएमसी के साथ भी करार कर रखा है बिजनेस के लिए, और हम चिप्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। लेकिन चाइना में ये अनाउंसमेंट उन्होंने कर दी चुपके से, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट और चाइनीज न्यूज एजेंसी में जिन्हुआ ने, कि इंडिया ने वन चाइना पॉलिसी का समर्थन किया है। इसी का खंडन किया था कल रात को या कल शाम को फॉरेन अफेयर्स के हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन ने, कि हमने कभी नहीं कहा है। कमांडर साहब, ये तो 2011 के बाद से दस्तखत ही नहीं हुए, कोई इस तरह का मसौदा है ही नहीं। एब्सोल्युटली, बिल्कुल ही नहीं है। 2011 से ही हमने पीछे अपने कदम कर लिए थे, और 2014 के बाद ये कदम जो है हमने और भी तेजी से पीछे किए हैं। आप देखिए, दलाई लामा के लिए हमने, मोदी जी ने उनके बर्थडे पे विशेस दिए थे। अभी जब उनके सेलिब्रेशन हुए थे, हमारे एक मिनिस्टर और एक चीफ मिनिस्टर मौजूद थे वहां पे। उसके बाद है ना, असम के चीफ मिनिस्टर और अरुणाचल के चीफ मिनिस्टर ने साफ साफ चाइना के खिलाफ कहा था, ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर जो डैम बना रहे हैं। तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि हमारे जो डायरेक्शन जो हम ले रहे हैं वो क्या चल रहा है। उसके बावजूद चीन ने एक बदमाशी की थी कि वो किसी तरह से, मेजबान देश हम हैं और हम जरा संकोच में, जरा डिप्लोमेसी के इसमें हम ये शायद खंडन ना करें और उनका काम निकल जाए, लेकिन ये हुआ नहीं। ठीक है, तो ताइवान का एक एंगल आ जाता है। और चौथा और लास्ट एंगल ये है कि देखिए, हम दोनों देश, चीन और इंडिया, ट्रंप के टैरिफ के मारे हैं। अब क्योंकि हम दोनों टैरिफ के मारे हैं और चीन के पास ओवर कैपेसिटी है, ओवर प्रोडक्शन है, खरीदार नहीं है। अगर खरीदार नहीं है, ओवर कैपेसिटी है, ओवर प्रोडक्शन है, कहीं तो आप बेचेंगे, और बेचने के लिए उसके पास अमेरिका है नहीं, उधर यूरोप मना कर रहा है, तो उसके बाद बचता कौन है? इंडिया। इसीलिए इंडिया, और इसीलिए वांगी इधर आए हैं। राकेश जी, क्या कमांडर साहब, क्या ये कुछ ऐसे संकेत मिले कि सीमा विवाद भी सुलझ जाएगा या सुलझने की ओर है कुछ, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या तो वही है। बिल्कुल राकेश जी, हमारी प्राइमरी समस्या चीन के साथ सीमा है।
देखिए, सीमा को जरा सा हम ले लेते हैं। सीमा को हम डिवाइड करते हैं 4 हिस्सों में। एक हिस्सा है मैकमोहन लाइन का, जो शुरू होता है सिक्किम से लेके अरुणाचल तक। मैकमोहन लाइन को चीन मानता नहीं है, लेकिन वही मैकमोहन लाइन को चीन मान लेता है म्यांमार और अपने बॉर्डर के रूप में। तो ये क्यों कर रहा है? क्योंकि वो हमारे ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है। फिर आता है मिडिल सेक्टर। मिडिल सेक्टर इज बाय एंड लार्ज इंटरनेशनल बॉर्डर, क्योंकि इसमें कोई डाउट नहीं है। सिर्फ तीन एनक्लेव्स हैं जहां पे कुछ कुछ समस्याएं हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज ये है। फिर आता है आपका नॉर्थ वाला सेक्टर, जो है लद्दाख का सेक्टर। लद्दाख का सेक्टर में पहले जो लाइन बनी थी उसका नाम था जॉनसन लाइन। जॉनसन लाइन जो थी वो लाइन वो है जिसके हिसाब से आज हमारे जो नक्शे हैं वो जॉनसन लाइन दिखाते हैं। लेकिन चीन ने बीच में कहा था कि नहीं हम जॉनसन लाइन नहीं कहते, हम मकार्थी लाइन को ज्यादा मानेंगे। वो एक माउंटेन रेंज के हिसाब से चलती है, जो काफी सारा हिस्सा अक्साई चीन को दे देता है। फिर चीन ने गलती या ना बदमाशी से, बेईमानी से वो सड़क बना ली। अब वो सड़क बन गई और हमारे नेहरू जी को मालूम ही नहीं पड़ा। जब मालूम पड़ा, वो भी चीनी अखबार से, वो भी चाइना के अंदर हमारे जो दूतावास में जो थे उनको पता चला, और उन्होंने कहा अरे बाबा ये क्या हो गया। तो नेहरू जी ने कहा अरे वहां पे तो एक है ना कतरा नहीं उगता, एक ब्लेड ऑफ ग्रास नहीं उगती, हम काहे बेकार में वहां पे बचा रहे हैं, और नजरअंदाज कर दिया। वो लाइन के बाद उन्होंने एक और लाइन बना ली अपने लिए, जो कहते हैं कि हम इसको मानते हैं, इसका अलाइनमेंट बाय एंड लार्ज आज एलओसी के एलएसी के हिसाब से चलता है। ये 3 लाइनें हैं। हमको क्या चाहिए है, अगर हमको कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करना है, या चीन चाहता ये है कि वो अरुणाचल पे दबाव इसीलिए डाल रहा है, साउथ तिब्बत इसीलिए बोलता है कि आप साउथ तिब्बत को अगर ये ले लेते हैं, हमको अक्साई चिन दे दीजिए, ये एक्सचेंज कर लेते हैं एक तरीके से। ये अगर किसी ना किसी तरीके से मान लें कि हम बॉर्डर को सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे सामने एक सबसे बड़ा इरिटेंट खत्म हो जाएगा। अगर वो खत्म होता है तो फिर जरा बहुत ट्रस्ट के बेसिस के ऊपर कुछ ना कुछ कर सकते हैं। लेकिन फिर भी ये मान के चलिए, चीन ऐसा देश है जो बॉर्डर पे हस्ताक्षर भी करेगा, रेटिफाई भी करेगा, और अगले दिन अटैक भी करेगा। चीन के ऊपर आप कभी विश्वास नहीं कर सकते। हाँ, थोड़ा सा ना बिल्कुल -50 डिग्री सेंटीग्रेड का बर्फ बनी हुई थी, सॉलिड आइस थी, अब हल्की सी -50 से -20 आ गई है। बर्फ तो बर्फ ही रही है, टेम्परेचर भले ही किसी ने आप कह लें कि बढ़ गया। कमांडर साहब, किसी ने कहा था, अभी मैंने कहीं पढ़ा कि ड्रैगन अगर दोस्ती का हाथ भी बढ़ाए तो अपनी नजर उसके दूसरे हाथ पर जरूर रखिए, कहीं वो उसमें खंजर लेकर तो नहीं आया है। हाँ, और ये ड्रैगन के बात लिए एक तो और चीज कहते हैं सही राकेश है, जी, इतिहास उसकी पूंछ बताता के है। ऊपर ध्यान रखिए। जी। ड्रैगन दोनों हाथों से आपको झप्पी मार क्या रहा होगा, चीज? लेकिन उसकी पूंछ पे ध्यान। ड्रैगन के दोनों हाथ भी झप्पी मार रहे होंगे आपको, लेकिन उसकी पूंछ के ऊपर ध्यान रखिए। हम्म, उसके हाँ। पूंछ उसका और भी बड़ा हथियार है। अभी जी 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 जी, मुझसे भी वार करेगा। तो कमांडर साहब, अभी यहाँ से तो उनका दौरा मान लीजिए खत्म हुआ आज, अब वो यहाँ से चले, ऐसी खबरें हैं। तो यहाँ से पाकिस्तान जा रहे हैं, तो मतलब क्या हमसे जो बात हुई है वो शेयर करने जा रहे हैं, या अब पाकिस्तान को शह दे रहे हैं, हमें चिढ़ा रहे हैं, क्या है ये? राकेश जी देखिए, रवांगी आए हैं हिंदुस्तान। अब क्योंकि वो हिंदुस्तान में आए हुए हैं, तो सबसे ज्यादा धड़कनें कहां बड़ी बैठी हुई हैं? पाकिस्तान में। क्यों पाकिस्तान में? क्योंकि देखिए, पाकिस्तान का 70% हथियार तो चीन से आता है। पाकिस्तान की इकोनॉमी चीन के हाथों में है। बहुत सी चीजें तो चीन को उन्होंने या तो बेच दी हैं, या गिरवी रखी है चीन के लिए, कि चीन के साथ। चाहे वो सीपीईसी देखिए, 60 बिलियन डॉलर से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट है। सैंडेक की माइन, रिकोडेक की माइन पहले तो उन्होंने चीन को ही दी थी। ग्वादर पोर्ट बना के बैठे हुए हैं, वो सड़कें बनाई हैं उन्होंने, रेलवे लाइनें बनाई हैं। तो ये सारी की सारी चीज तो चीन की है।
तो पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है कि वो चीन के साथ अपना रिश्ता बना के रखे, लेकिन पाकिस्तान को लगता है शहद से मीठी, समुद्र की गहराइयों से गहरी, एवरेस्ट की चट्टानों से ऊंची दोस्ती जो हमारी थी, उसका तो कुछ उसका गड़बड़ तो ना क्या? हो गया। हाँ, तो इसीलिए वांगी वहां गए हैं, उसको बोलेंगे मुन्ना तू चिंता ना कर, ये हम टेम्पररली काम करने गए हैं ताकि हम अभी की प्रॉब्लम सॉल्व कर लें, लेकिन हम तुम्हारे साथ हैं। तुम आप जैसे कहते थे ना पहले कि आप संघर्ष करिए, हम आपके पीछे हैं, कि पाकिस्तान आप संघर्ष करिए हिंदुस्तान के खिलाफ, हम आपके साथ हैं। यहाँ पे इसी चीज से हमें एक विशेष ध्यान रखना चाहिए हिंदुस्तान के अंदर, और वो ये है, चीन ट्रांजैक्शनल है, अपॉर्चुनिस्टिक है, और कभी भी मुकर सकता है, किया भी है हिस्टोरिकली। कमांडर हमको साहब, भी उतना ही। कमांडर साहब, पाकिस्तान के कमांडर साहब, पाकिस्तान के दौरे में मिलिट्री इंस्टीट्यूशन के साथ भी, उनकी मिलिट्री ऑफिसर्स के साथ भी बैठक है। तो ये क्या इसलिए है क्योंकि उन्हें पता है कि मिलिट्री सब कुछ है वहां पर जो फैसला लेती है? देखिए, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मुल्ला मुनीर, ओ आई एम सो सॉरी, शहबाज शरीफ, वो प्राइम मिनिस्टर आपने सही कहा, आपने सही कहा, वो आज नहीं तो कल सही हो ही जाएगा, वो प्रेसिडेंट बन जाएंगे, क्योंकि उनको लगता है प्रेसिडेंट बन जाएगा। फील्ड मार्शल से हम डिमोट नहीं होंगे प्राइम मिनिस्टर पे, प्रेसिडेंट बन जाएंगे, क्योंकि उनको चाहिए है किसी और के मत्थे पे ढिकरा फोड़ सके। तो उनको वांगी भी तो ये जानते हैं। ये मत भूलिएगा, जब मुनीर को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया गया था, तब भी चीन की काफी बड़ी भूमिका थी। चीन को लगता था कि मुनीर जो है वो उनके तरफ ज्यादा है, और क्योंकि मुल्ला मुनीर एक ऐसे जनरल थे पाकिस्तान में जो कभी भी अमेरिका नहीं गए, कभी भी उन्होंने कोई ऐसा कोर्स नहीं किया जिसमें अमेरिकन भी थे, और वो मदरसा से ही बढ़ के शॉर्ट सर्विस कमीशन में जाके अब वो पहुंच के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लेवल तक जा रहे थे। तो चीन को लगा था कि हम मुनीर को कंट्रोल कर सकते हैं, वो हमारे पक्ष में है, इसीलिए मुनीर को बनाया गया था। और चीन को लगता है कि अगर हमें मुनीर को अगर हम खुश रखेंगे, तो हम उसको भले ही अमेरिका वहां पे जाके कुछ करने दें, लेकिन वो रहेगा हमारा आदमी। इसीलिए वांगी वहां पे मिलिट्री ऑफिसर्स को एड्रेस करेंगे मुनीर को खुश करने के लिए। और ये भी मत भूलिए कि मुनीर के बाद कौन, अगर मुनीर पहुंच जाते हैं प्रेसिडेंट, कोई और तो बनेगा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो उनको तो उन्हीं आर्मी ऑफिसर्स जिनको एड्रेस करेंगे उनमें से किसी को चुनना होगा, तो पहले से फिर तैयारी। फिर ये भी बात होगी, कमांडर साहब, के सीमा पर जो तनाव है भारत और चीन के, वो उसमें भारत को जो भी आश्वासन चीन ने दिया है, अब चीन पाकिस्तान का खुफिया तालमेल तो है ही, तो वो उस बातचीत को कभी भी कमजोर कर सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल कर सकता नहीं, करता है, करता रहा है। जी। ठीक है ना। देखिए, इस बार ऑपरेशन सिंदूर में हमको एक चीज बिल्कुल साफ दिखाई दी थी। हम कहते रहे हैं कि 2 फ्रंट वॉर, 2.5 फ्रंट वॉर, 3 फ्रंट वॉर, 3.5 फ्रंट वॉर, लेकिन मान के चलिए हम एक फ्रंट वॉर तो खेल रहे हैं, वो है पाकिस्तान और चीन एक फ्रंट है, 2 फ्रंट नहीं है, दोनों एक हैं, और वो जुड़े हुए हैं। सारा का सारा इंफॉर्मेशन जो है पाकिस्तान को चीन से मिलती है, और पाकिस्तान है कॉन्ड्यूट चीन और इवन अमेरिका के बीच में। इसीलिए मुनीर देखिए, आप अमेरिका भाग के जाते हैं, फिर चीन आ जाते हैं, फिर अमेरिका भाग के जाते हैं, कुछ तो वहां भी पकड़ा है। जिस तरह से G2 का। हाँ, बोलिए। जी, मैं कमांडर साहब कह रहा था, हमारे लिए टेररिज्म एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हम उस टेररिज्म की वजह से इंडो पाक बॉर्डर पर, खासकर जो कश्मीर का की तरफ की साइड का है, हम इंगेज रहते हैं थ्रू आउट द ईयर।
और हम हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है, अगर चीन उस पर कोई मदद हमारी कर सकता है, आपको लगता है कि कुछ कर सकता है इस पर मदद? 2-3 दिन की बात हुई होगी, इसमें मुद्दा ज़रूर उठा होगा इसका। बिल्कुल उठा होगा राकेश जी। और देखिए, हिंदुस्तान और चीन की बात हो और टेररिस्तान की बात ना हो, क्योंकि देखिए टेरर, पाकिस्तान, टेररिस्तान तो एक ही चीज है। और पाकिस्तानी टेरर को अगर बढ़ावा देता है कि देखिए, टेरर बिना पैसे के नहीं चलता, मान के चलिए। आप देखिएगा, अगर है ना, कश्मीर में भी पत्थरबाजी कम हो गई तो कब से कम हुई? डिमोनेटाइजेशन के बाद। उससे पहले तो पत्थरबाजी चलती रहती थी। जैसे ही डीमो हुआ, डिमोनेटाइजेशन हुआ, पत्थरबाजी बंद हो गई, पैसे नहीं थे। पाकिस्तान वैसी भूखा नंगा देश है, उसे पैसे कहां से मिलते हैं? चीन से। चाइना से। इसीलिए चीन जो है पाकिस्तान को उकसाता रहता है। ये एक साजिश है कि हिंदुस्तान को वो अपना पूरा का पूरा फोकस रखे नदर्न बॉर्डर, मतलब पाकिस्तान और चीन के बॉर्डर की तरफ, ताकि समुद्री हिस्से को हिंदुस्तान फोकस ना करे। क्योंकि समुद्री हिस्से से ही चीन का जो भी अर्थव्यवस्था है वो चल रही है। और चीन के सामने सबसे बड़ी समस्या है मलाक्का स्ट्रेट्स, क्योंकि मलाक्का स्ट्रेट्स के साथ के जरिए ही चीन का 70 to 80% इकोनॉमी चलती है। अगर, और मलाक्का स्ट्रेट के बिल्कुल ऊपर बैठे हुए है लक्षद्वीप, हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड, उसमें से ग्रेट निकोबार आइलैंड या GNI, वहां हमारा एक बंदरगाह है कैम्बल बे। उसी एरिया में हम एक बड़ा सा बंदरगाह बना रहे हैं जिसका नाम है गलाथिया। गलाथिया बे में एक बहुत बड़ा बंदरगाह बना रहे हैं, और वो एक तरह से ट्रांसशिपमेंट पॉइंट होगा, जैसे कि सिंगापुर है, या जैसे चीन ने बनाया हम्बन टोटा श्रीलंका पे। लेकिन ये बिल्कुल उसी रास्ते में है। कैम्बल बे में हमारे नेवी बैठी हुई है। कैम्बल बे का जो एयरपोर्ट है वो हमने इतना बड़ा कर लिया है कि वहां पे फाइटर भी हम लैंड कर सकते हैं। इसलिए कैम्बल बे को आप मान के चलिए एक हमारा ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कभी डूब नहीं सकता। वो हमारा बड़ा नेवल बेस है। अगर वो नेवल बेस है तो हम चीन के जो सारा का सारा मैरिटाइम ट्रेड है उसके ऊपर हम निगरानी रख सकते हैं, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, और हम चीन को इंडियन ओशन में अंदर आने से रोक भी सकते हैं इसी से। इसीलिए चीन चाहता है कि हम नदर्न बॉर्डर के ऊपर अपना ध्यान रखें, और इसीलिए वहां पे टेररिज्म कभी कम नहीं होने देता है। वो जैसे ही लगता है कि कम हो रहा है, कुछ ना कुछ कर ही लेता है पाकिस्तान, और उसको पैसे मिल जाते हैं चीन से। तो ये तो चलता रहेगा जब तक कि हम चीन को है ना, बिल्कुल उस तरह उस पॉइंट पे ले जाए कि वो विवश हो जाए कि अब मैं किसी ना किसी तरह से इसको छोड़ सकूं। और उसके लिए आज चीन की जो हालत है वो इंपॉर्टेंट है। वो कमांडर साहब, वो कौन सा कोना होगा जहां हम चीन को घेर सकते हैं, कि जहां हम फंसा लें? क्योंकि अभी तक तो वो हो नहीं पाया। तो ऐसा कौन सा कोना होगा जहां हम उसे फंसा लें और वो फिर उसे करना पड़े? क्योंकि ठीक है, आज नहीं कर पा रहे हैं, कभी तो करना पड़ेगा। और क्या इस बारे में सोचा जा रहा होगा? राकेश जी, 100% सोचा जा रहा होगा, क्योंकि ये कोला नहीं है, कॉकटेल है। 3 चीजों की कॉकटेल है। नंबर 1, इकोनॉमी। चीन की अर्थव्यवस्था जो है वो डूब रही है। एक तरफ चीन कहता है कि हमारे जो ग्रोथ है वो 3%, 4%, 5% है, लेकिन चीनी अखबार कहते हैं कि हम डिप्रेशन में जा रहे हैं, हमारे पास ओवर कैपेसिटी है, ओवर प्रोडक्शन है, हमारे चीजें बिक नहीं रही है। सच क्या है? या तो आप डिप्रेशन में जा रहे हैं या आप 5% ग्रो कर रहे हैं, दोनों तो एक साथ नहीं हो सकते। तो इकोनॉमी। दूसरा है डेमोग्राफी। चीन ने अपने आप को बोल रखा था कि हम 1.44 बिलियन हैं और हम धीरे धीरे कम होंगे, लेकिन चीनी एक डेमोग्राफर हैं जो चीन से भाग के अमेरिका में बैठे हैं, और उन्होंने एक बहुत बढ़िया सेट ऑफ ग्राफ्स निकाले थे। उन्होंने इसमें ग्राफ में 2 या 3 चीजों से आंकड़ा लगाया था। एक था सेल ऑफ प्रैम, भाई वो जो प्रैम्बुलेटर्स होते हैं ना जिसमें बच्चे को डाल के आप घुमाने ले जाते हैं,
कि भाई ये सेल ऑफ प्रैम्स अगर बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं। उन्होंने बोला ये तो बहुत ज्यादा घट रहे हैं। घट रहे हैं तो प्रैम क्यों घट रहे हैं? क्योंकि इस्तेमाल नहीं हो रहे। क्यों नहीं इस्तेमाल हो रहे? बच्चे नहीं पैदा हो रहे। दूसरा उसने लगाया था किंडरगार्टन में एडमिशन। किंडरगार्टन स्कूल जो हैं चीन में, वहां पे एडमिशंस कम होते जा रहे हैं। इतने कम हो गए हैं कि कई जगहों में किंडरगार्टन स्कूल्स बंद करने पड़े, क्योंकि लोग ही नहीं थे उसमें जाने, बच्चे नहीं थे उसमें, तो उसके लिए तो उसने किंडरगार्टन वो वहां से वो लिया। इसी तरह से 2-3 और पैरामीटर्स लेके उन्होंने ये कहा है कि चीन के जो पॉपुलेशन है वो 1.4 नहीं है, एक्चुअली 1.2 के आसपास है, और इस रफ्तार से गिर रही है जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते। और इसको कोलैबोरेट कैसे क्या हम कर सकते हैं? देखिए, पहले चीन ने कहा था 1 चाइल्ड पॉलिसी, फिर लाए 2 चाइल्ड पॉलिसी, और 2 चाइल्ड पॉलिसी अब कहते हैं भाई जितने बच्चे पैदा करने आप पैदा कर लीजिए, हम आपको और पैसे देंगे, हम आपको ये फलानी सुविधाएं देंगे। फिर भी बच्चे नहीं पैदा हो रहे। वो शायद इसलिए है कमांडर साहब कि अब उनके यहाँ यूथ बचे नहीं, बुढ़ापा चल करेक्ट, रहा है अभी। करेक्ट, बूढ़े लोगों की संख्या बढ़ रही। बिल्कुल। और कहते ये हैं कि 2030 तक जो 40-50 साल के उम्र के ज्यादा के लोग और 50 के उम्र के कम के लोग करीबन करीबन बराबर हो जाएंगे। अगर ये हो जाता है तो चीन की जो पॉपुलेशन है वो बड़ी जल्दी से और भी ज्यादा गिरेगी। और तीसरा कोला का कॉकटेल का तीसरा जो इंग्रेडिएंट है वो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। राकेश जी, इतने सारे जनरल्स वहां पे बर्खास्त हो गए हैं, इतने सारे जनरल्स वहां से गायब हो गए हैं जिनका ना गणना करना मुश्किल हो गया है। उनका जो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन है सीएमसी, उसमें से 2 पोजीशन तो खाली पड़ी है। सीएमसी में शैंगो जिया ने अपना ये बना रखा है, कहता है सीएमसी की चेयरमैनशिप मेरे पास है, किसी और को मैं बनने ही नहीं दूंगा। और उसने अपने आप को साबित कर दिया है कि मैं जब हुक्म देता हूं तो मेरी बात मानी जाती है। वहां पे दूसरी तरफ से जो चीनी आम जनता है वो कम्युनिस्ट पार्टी से काफी नाराज चल रही है। वो तो पहले उनका एक होता था माई लाइफ, जिसका कहना है कि भाई लाइफ फ्लैट, हम कुछ नहीं करेंगे। जैसे आपको याद होगा, जैसे हमारे पुराने जमाने में आप पब्लिक सेक्टर बैंक में जाएं, एसबीआई का नाम ले, एसबीआई लीजिए, कोई भी बैंक लीजिए, कि भाई आते थे, हालते डोलते, फिर दरवाजा खोलते थे, फिर शटर खोलते थे, फिर चाय पीने चले जाते थे कि भाई हम आपने हमारी उपस्थिति गारंटी कर दी है, लेकिन हम काम करेंगे या नहीं करेंगे हमको जरूरत नहीं है। ये माई लाइफ था, लाइफ फ्लैट। अब हो आ गया है रनअवे, कि हम कुछ नहीं करेंगे, हम नौकरी भी नहीं करेंगे। तो वहां पे चीनी जो युवा है उनकी समस्या है। वहां अनएम्प्लॉयमेंट चल रहा है 27%, जो चीन एक्सेप्ट करता है। लेकिन बीच में उसने 1.5 साल अपना अनएम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट ही नहीं किया। अब अनएम्प्लॉयमेंट में वो ये कहता है कि हम अगर आप हफ्ते में 1 दिन 4 घंटे भी काम करते हैं तो आप एम्प्लॉयड हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, चाहे वो नाइट क्लासेस ही क्यों ना अटेंड कर रहे हो, आप एम्प्लॉयड हैं, क्योंकि आप अनएम्प्लॉयड में नहीं आ सकते। उसके बावजूद आप 27% पे बैठे हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट चल रहा है। तो आम तौर पे देखिए वहां पे असमंजस है कि कौन एक्चुअली लीड कर रहा है। एक तरफ जैंगोजिया के वो अपना वो कहने के फिक्र में है, और दूसरी तरफ देखिए शी जिनपिंग का जो कंट्रोल है, जो उनके वो कर लेके बैठे हुए थे, वहां पे भी उन्हें समस्या आ रही है। उनको मालूम नहीं पड़ रहा कि भाई कौन है कंट्रोल में। कुछ जनता वापस आ गए हैं, वो अपना ही प्रतिनिधि वहां पे डालने की कोशिश में है। किससे बात करेंगे? शी जिनपिंग आपको देखिएगा उस तरह से वहां जैसे जैसे जहां जहां पहुंचते थे उस तरह से पहुंच नहीं रहे हैं। अगस्त के महीने में एक बड़ी मिलिट्री परेड होती है, उसमें शी जिनपिंग नहीं थे। तो कुछ तो वहां पे पक रहा है। और ये 3 का कॉकटेल जो है, हिंदुस्तान को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि चीन वो नहीं है जो वो सोचते थे। चीन अब बदल गया है।
आपका कहना है कि ये जो कॉकटेल है ये मिलेगा भारत को, लेकिन पेशेंस रखना होगा। थोड़ा सा वक्त लग सकता है, लेकिन घिर सकता है चीन, ये हो सकता है। तो बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया कमांडर साहब। भारत और चीन के संबंधों की व्याख्या भी की आपने, और पड़ोसी जो देश है हमारा, जो साल भर हमें अलर्ट पर रखता है अपने आतंकवाद की पॉलिसी के चलते, उसका ये ट्रायंगल क्या है, और ये सब भी आपने डिकोड किया और आपने हमें बताया। मुझे उम्मीद है लोग समझे होंगे कि क्या डर था पाकिस्तान को जब वांग यी 2 दिन के 3 दिन के दौरे पर यहाँ थे, और क्या शक हमें है जब वो यहाँ से पाकिस्तान जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी, आपके जरिए हम अपनी इतनी सब चीजें बता पाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद सर, जय हिंद।